अस्सलाम वालेकुम याली मदद। मैं आपका दोस्त आसिम मलंग कुम में ईरान में और बीबी मासूमा कुम के रोज़े के सामने इस दफ़ा कोशिश की है कि मैं आपको छोटी से छोटी बात भी बता सकूँ अपने सफ़र से रिलेटेड, अपने इमामज़ादों से रिलेटेड, अपने इमामज़ादियों से रिलेटेड, शहज़ादों से रिलेटेड और शहज़ादियों से रिलेटेड जो हमें डिफरेंट जगहों पे मिले हिस्ट्री के हिसाब से। और वो लोग जो करबला से इश्क रखते हैं, जिनके पास काफ़ी चीज़ों की डिटेल नहीं है, इस जर्नी के हिसाब से छोटी से छोटी चीज़ आपको बता सकें। हमारे सफ़र में हमेशा हमें काफ़िले के साथ अगर आना पड़ा तो हमारे लिए बड़ी मुश्किलात होती थी, क्योंकि काफ़िले के हिसाब से आपको हर चीज़ मैनेज करनी पड़ती थी। तो हम बात करते हैं और आपको बताते हैं। जी, हम बात कर रहे थे बीबी मासूमा कुम किन की साहबजादी हैं और किन की जो है वो बहन है, और यहाँ पे ईरान में इनके साथ क्या हुआ, ये यहाँ पे जो है मखसूस क्यों है, इनका ज़ियारत क्यों है और उस ज़माने में क्या हुआ। हम इसको सबको लेके आपको पूरी डिटेल बताएंगे, ताकि आप जब भी ज़ियारत पे आएँ और आपका बुलावा हो तो आप उस सारी चीज़ों को जान सकें जो यहाँ पे आपने आके सुननी है, समझनी है, फ़ील करनी है और देखनी है। मेरे साथ हैं आप और मैं हूँ, और हमारी हिस्ट्री है जो काफ़ी सालों से हम चाह रहे थे इस टॉपिक पे बात करना, कि आपको सारा सचरा, आपको उस ज़माने के हालात, आपको उन इमामज़ादों और इमामज़ादियों की दास्तान जो उस ज़माने से कहीं खो गई हैं और जो आप तक नहीं पहुंची, हम आपको बाकायदा बताएंगे। बस हमारे साथ चलते रहें, सुनते रहें, समझते रहें और जो चीज़ काम की है वो लेते रहें। हम बात कर रहे थे बीबी मासूमा कुम अलैहिस्सलाम के बारे में, कि वो इमाम मूसा काजिम के, यानी कि कहीं लिखा हुआ है 37 उनकी औलादें थी, 18 बेटे थे और 19 बेटियां थी, और कहीं लिखा हुआ है कहीं लिखा हुआ है कि उनकी 19 बेटियां थी और 18 बेटे थे। ये फाइनल नहीं किया, लेकिन हम इस डीप में नहीं जाते। हम बात कर रहे थे कि इमाम मूसा काजिम की ये साहबजादी हैं और मौला रज़ा की जो हैं ये सिस्टर हैं, और ये तूस की तरफ, यानी कि पुराना नाम जो है वो तूस ईरान का था, नया नाम जो है ईरान है। और यहाँ पे ये क्यों आई और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम जो है इमाम मूसा काजिम की शहादत के बाद यहाँ पे क्यों आए, ये पूरा डिस्कवर करके हम आपको बताते रहेंगे। तो हम बात कर रहे थे बीबी मासूमा कुम, जिनके यहाँ पे हम कुम में आए हुए हैं, और बहुत जल्दी जो है इनकी आस्ते आस्ते आपको चीज़ें बताते रहेंगे कि इनका बहन का कौन सा नंबर था और मौला रज़ा के सिलसिले में यहाँ पे क्यों आई थी। तो हमारे साथ जो है वो देखते रहें और ये देखें कि इस दफ़ा हम आपको डिस्कवर करके हर वो चीज़ जो सालों साल से हमारे पास थी और काफ़िलों की वजह से, टाइमिंग के हिसाब से आपको कंप्लीट बता नहीं सके, लेकिन इंशाल्लाह खुदा का शुक्र है कि इस दफ़ा हम किसी पाबंदी में नहीं है और आपको हर चीज़ के बारे में डिटेल बताएंगे, जो आपके लिए हिस्ट्री के हिसाब से भी और कुम के हिसाब से भी, ईरान के हिसाब से भी, तूस के हिसाब से भी, इस सदी के हिसाब से भी, उस सदी के हिसाब से भी आपको जो है आसानी हो जाएगी। मेरे फ्रेंड्स में और मेरी वीडियो देखने में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो करबला के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं, चाहे वो किसी भी मसलक से हो या चाहे किसी भी फ़िरके से हो। मैं बात कर रहा था कि जो है करबला में मौला हुसैन की सजरे से रिलेटेड मैं आपको सारी चीज़ें कंप्लीट बताना चाहता हूँ। बीबी मासूमा कुम के पास अगर मैं हूँ तो मैं आपको बताता हूँ। बीबी मासूमा कुम जो मौला रज़ा की बहन है, मौला रज़ा जो है वो जो है इमाम मूसा काजिम जो हैं उनकी आल में से, और इमाम मूसा काजिम जो है इमाम जाफ़र अलैहिस्सलाम की जो है आल में से, और इमाम जाफ़र अलैहिस्सलाम जो है वो इमाम बाकर अलैहिस्सलाम की आल में से, और इमाम बाकर अलैहिस्सलाम जो हैं वो इमाम सज्जाद यानी ज़ैनुल आबिदीन की जो है आल में से, और ज़ैनुल आबिदीन जो है इमाम हुसैन की आल में से हैं। तो हम इस सजरे को लेके जो है वो सारे वो इमामज़ादे जो 12 इमाम के अलावा, अगर बहुत सारे लोग हैं जो 12 इमामों के नाम और उनके बारे में जानते हैं, तो हमें एक इस सदी में जो है एक मौका दिया गया कि जितने 12 इमाम के हुक्म पे और इमामज़ादे जो उनकी बहन भाइयों में से थे, उन्होंने दुनिया में आके क्या किया, कितनी स्ट्रगलिंग की, कोई शहीद हुआ,
क्या करबला के बाद भी जो है वो शहादतें हुई, किसने कैसी ज़िंदगी गुजारी, तो हम वो हैं जिनको ये जो है मौका फराहम हुआ कि हम अपने उन इमामों के बारे में जो इस सदी में लोगों की नॉलेज में नहीं है, जिनकी ज़ियारतें नॉलेज में नहीं है, जिनके बारे में नॉलेज नहीं है, जिनके सजरे नॉलेज में नहीं है, तो वो हम सब आपको बताएंगे। तो ये मैंने आपको सजरा बीबी मासूमा कुम का बताया, और इसके अलावा कुछ बीबियाँ जो मौला रज़ा की बहनों में से, भाइयों में से और कज़न्स में से हैं, और कुछ इमाम मूसा काज़िम की औलाद जो हैं उनको हमने पिछली वीडियोस में भी डायग्नोस किया, क्लियर किया, यानी कि आपको बताया। तो हम इस सजरे को लेके चलते रहते हैं। कहीं हमें इमाम नकी की आल में से कुछ लोग मिलते हैं, उनकी दास्तानें होती हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमें ईरान आने के लिए जो है खुशी तो बहुत होती है, लेकिन अंदर से एक दिल गुर्दा भी होता है कि हमें एक नए इमामज़ादे या इमामज़ादी की वो स्टोरी जो काफ़ी टाइम से जो है वो दफन है, यानी कि लोगों तक नहीं आई, और हमारे उन लोगों ने जिनके पास वो इल्म होने के बावजूद आप तक नहीं पहुंचाया, और आप तक जो है वो चीज़ नहीं पहुंची। मैं आपको मिसाल देता हूं कि पिछले साल मैंने ईरानी करबला जो है वो आप तक पहुंचाया, और जब मैं बाद में आया तो बहुत सारे ज़ायरीन ने आके मुझे बताया कि हम आपकी वीडियो से जो है ईरानी करबला पहुँचे, और आप यकीन करोगे कि मेरे दिल में सुकून सा आ गया। क्या मेरी मेहनत उन लोगों तक पहुँची? हाँ पहुँची, क्योंकि मैं अगर कोने खाँचों में या पहाड़ों में अपने इमामज़ादों को ढूंढ रहा हूँ और उन तक जो है कोई ज़ायरीन पहुँचता है और मेरे इमाम उससे मुलाकात करते हैं या उसकी हाजत सुनते हैं या उसको वेलकम करते हैं या उसके दिल में उस रोज़े तक चीज़ डालने के लिए जो है वो डाल देते हैं, तो इसका मतलब है कि मेरी ज़िम्मेदारी, मेरी मेहनत, मेरी यानी कि मुशक्क़त, मेरा इश्क जो है वो अवेल हो गया। बस यही मकसद है आप तक पहुंचाने का, और यही मकसद है कि आपको हर वो इल्म की बात बताने का जो ढूंढते ढूंढते मैं इमामज़ादे और इमामज़ादियों तक पहुंच गया हूँ। मैं आपको मैं इस टाइम जो है पुले आंची यानी कि बीबी मासूमा कुम के जो है हरम के बिल्कुल फ्रंट पे, यानी कि एक पुल बना हुआ है जिसके नीचे बहुत सारी गाड़ियों का आना जाना है, आमदोरफ्त है। उसके अलावा जो है ख़ास यानी कि जो एक चश्मा जो है यहाँ से नीचे से गुज़रता है नदी के हिसाब से, जो बहुत सारे इमामज़ादों के पास से होता हुआ, यानी कि मेन उसका जो पॉइंट मैंने जहाँ तक देखा है और जाना है वो है मस्जिद जमकराम, जहाँ पे आप बहुत सारी अपनी हाजत की जो है वो खत डालते हैं, और वहाँ से होता हुआ जो है बीच में छोटे छोटे बहुत सारे इमामज़ादे उनके रोज़ों से होता हुआ ये पूरे कुंभ में घूमता है, और फिर बीवी के रोज़े से जो है होने के बावजूद आगे चला जाता है। पुले आंची, इसका नाम पुले आंची क्यों रखा? हिस्ट्री में किस ज़माने में किसने क्या किया, वो किस मसलक था, उसने ये चीज़ क्यों की, उसके दिल में क्यों आया, बात इश्क की होती है। जब मैं पहली दफ़ा आया यहाँ पे तो मैं देखने आया, दूसरी दफ़ा आया तो मैं जानने आया, तीसरी दफ़ा आया तो मैं इबादत में आया, चौथी दफ़ा आया तो इश्क में पड़ चुका था। फिर मेरे लिए जो कुंभ ऐसे खुला जैसे कल की बात हो कि बीबी यहाँ पे आई और बीबी के साथ क्या हुआ और बीबी ने यहाँ पे क्या किया और यह हरम कैसे बना और हरम आज तक कायम क्यों है। ये सब कहानी जो है, ये सब दास्तान बीबी की जो मेरी जानने के बाद आज आपको मैं सारा डिस्कवर करूँगा। कुंभ जो एक दास्तान से भरा हुआ है और आज कायम और दायम है, और आज भी उसके मानने वाले जो है हर नियत से आते हैं, कुछ मांगने आते हैं, कुछ बीवी से बात करने आते हैं, कुछ बीवी को पुरसा देने आते हैं, कुछ रोने आते हैं इनके गम में, कुछ इनको जानने आते हैं। तो ये जो बंदा जिस नियत से आता है, जो जानना आता है, ये उनके सुपुर्द कर देते हैं। जब मैं इश्क में चला गया तो फिर मैं उस ज़माने में चला गया, और आज ऐसा लगता है कि कुंभ जो आज ओरिजिनल है वो मेरे लिए सिर्फ आँखों की देख है, और दिल की देख जो है वो ज़माने की है। मेरे साथ रहें और ये दास्तान जाने बीबी मासूमा कुम की क्या थी, क्यों थी, मौला रज़ा की बहन थी, यहाँ पे क्यों आई थी, मदीना मक्का में क्या हुआ था, ये सब जानने के लिए मेरे चैनल के साथ आप जुड़े रहें। जो जर्नी है फेथ है, यकीन का सफ़र है, और फेथ पे ही चलता है, हमेशा रुकता है, चाहता है, और हमारे लिए परेशानियाँ होती हैं और फिर आसान आ जाती है। ऐसे लगता है कि जैसे
हज़रत खिज़र हमारी हेल्प करते हैं। बीच में कहानियों में ट्विस्ट आती है, मज़ा आता है, हंसते हैं, रोते हैं और फिर दास्तान जानते हैं और बड़ी मुश्किल से आप तक बात पहुंचाते हैं। मैं आपका दोस्त आसिफ मलंग। हम बात कर रहे थे इमाम मूसा काजिम जो आल हैं इमाम जाफ़र के, और जो इमाम जाफ़र जो है इमाम बाकर के, इमाम बाकर जो हैं वो इमाम सज्जाद के, ज़ैनुल आबिदीन के, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो है इमाम हुसैन के। तो हम बात कर रहे थे कि इमाम मूसा काजिम की यानी कि दुख्तर यानी कि बेटी जो है वो बीबी मासूमा कुम की। हम कुम में बात कर रहे थे, बीबी की हिस्ट्री पे बात कर रहे थे। जब मौला रज़ा जो इनके भाई हैं वो जब तूस यानी कि ईरान में जब आए तो उन्होंने क़याम किया और उनको यहाँ पे बहुत अच्छा एक रिस्पेक्ट के हिसाब से मिला, बादशाह की तरफ से नहीं, लोगों की तरफ से। क्योंकि जब भी इमामज़ादे किसी भी इलाके में जाते थे तो उनकी हर चीज़ जो है वो लोगों को अट्रैक्ट होती थी और लोग खिंचे हुए आते थे। अक्सर बादशाहों को जो है ये चीज़ पसंद नहीं थी, लेकिन वो मजबूरन जो है कोशिश करते थे कि कोई भी इमामज़ादा जो है वो उनके जो है वज़ीर में आ जाए, उनके साथ आ जाए, ताकि लोग जो है उसको अप्रिशिएट करें कि इमामज़ादे को इसने इतनी इज़्ज़त दी है। हम बात कर रहे थे कि मौला रज़ा ने जो है जब ख़त ख़ताबत शुरू की यानी कि मदीना की तरफ, तो इनकी हमशीरा यानी कि बीबी मासूमा कुम जो थी वो मदीना में थी। और जब उनको पता लगा कि मौला रज़ा ने जो है इनको बुलावा भेजा है और आने के लिए बोला गया है, तो बीबी मासूमा कुम जो जिनका नाम फ़ातिमा कुबरा भी है, वो जो है वो तूस की तरफ यानी कि ईरान की तरफ जो है हिजरत के लिए निकली। और हमें जहाँ तक पता लगा और हिस्ट्री के हिसाब से कि 12,000 लोग काफिरों की शक्ल में डिफरेंट जगहों से निकले और डिफरेंट एंगल से निकले, ताकि जो है वो तूस में जो है क़याम फरमाए और मौला रज़ा की जो है वो सरपरस्ती में आ जाए। ये पूरा ख़ानदान जो है वो 12,000 लोगों के काफ़िले के हिसाब से निकला और तूस की तरफ। और जब बीबी मासूमा कुम जो हैं सावा की तरफ आई तो वहाँ पे इन पे हमला हो गया। हमला होने के बाद जो है काफ़ी जो है इमामज़ादे यानी कि बीबी के जो कज़न थे और बहुत सारे यानी कि इनके रिश्तेदारों में से भी थे, वो वहाँ पे शहीद हो गए। और काफ़िले पे जो क्या हमला हुआ, तो कुछ लोग कहते हैं कि हमला जो है यहाँ के बादशाह ने करवाया गया और कुछ लोग कहते हैं कि उस इलाके के लोगों ने जो है वो किया। वल्लाह आलम, ये उस ज़माने की सियासत थी जो हमेशा घूमती रही और कभी भी किसी का इस चीज़ का सिरे का नाम पता नहीं लगा कि किसने क्या करवाया। हम बात कर रहे थे बीबी की। जब बहुत सारे जो है वो इमामज़ादों की शहादत हो गई तो सावा में बीबी जो है बीमार हो गई। हम बात कर रहे थे बीबी मासूमा कुम की। जब वो सावा तक पहुंची उसके बाद जो है मूसा बिन खिज़र जो थे वो मौला रज़ा के शागिर्द थे, जो ईरान में आने के बाद जो है वो मौला रज़ा के शागिर्द बने। जब उनको पता लगा कि सावा में जो है वो बीवी के जो है काफ़िले पे जो है वो हमला हो गया है, तो वो यहाँ पे पहली फुर्सत में जो है बीवी की मदद के लिए गए। जब वो वहाँ पे पहुँचे तो देख चुके थे कि हमला हो चुका था और इमामों की शहादत हो चुकी थी और बीवी की तबीयत बहुत ख़राब थी। बीवी जो है वो काफ़ी परेशान और बीमार हो गई थी वहाँ पे कुछ दिन के बाद। जब उन्होंने जो है उनको कहा कि मुझे कुम ले जाओ, तो मूसा बिन खिज़र जो है उनका जो है यहाँ पे बैतुल नूर के नाम से एक जगह है। जब भी आप ज़ायरीन के साथ और अपने काफ़िले के साथ आएँ या अपने सलार के साथ आएँ तो आपको वो जगह की जो है ज़ियारत करवाई जाएगी जहाँ पे बीवी को कहते हैं कि बीवी की आखिरी आरामगाह है। तो वहाँ पे जो है वो अपनी फैमिली के पास जो है वो बीवी को ले गए। और जब तक बीवी को ये चीज़ पता ही नहीं थी कि मौला रज़ा की शहादत हो चुकी है और उनको जहर खिला के जो है वो शहीद कर दिया गया है, तो बीवी जब उस अयामगाह तक पहुंची और वहाँ के लोगों ने जब देखा कि बीबी मासूमा कुम यहाँ पे पहुँच गई हैं, और उन्होंने सोचा कि हम बीवी को किस तरीके से बताएंगे कि उनकी आने से पहले ही जो है इमाम रज़ा जो हैं उनकी शहादत हो चुकी है। तो वहाँ के लोग सन्नाटे में आ गए। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी तरतीब कोशिश की, लेकिन बीवी की तबीयत के हिसाब से वो बीवी से कोई बात नहीं कर सक रहे होते थे।
तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ के इर्द गिर्द के सारे घरों को जो है वो काला कलर कर दिया ताकि पता लगे कि शहादत हो गई है। लेकिन बीवी जो थी वो तबीयत के हिसाब से इतनी ही ज़्यादा बीमार हो गई थी कि किसी की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। फिर उन्होंने एक सामने की दीवार पे जो है बड़ा जो है मौला रज़ा की जो है शहादत के बारे में लिख दिया गया। बस बीवी ने जो है उसको पढ़ा और बीवी अंदर आ गई। वहाँ पे एक ख़ास जगह है जिसे कहते हैं कि बीवी की आखिरी आराम गाह और इबादत गाह। बीवी उस हुजरे के अंदर की साइड पे जो है इबादत गाह के लिए चली गई। याद रखें कि उस ज़माने में एक ख़ास जगह होती थी जो इबादत के लिए रखी जाती थी, क्योंकि घर बहुत बड़े होते थे और उनके कमरे बहुत बड़े होते थे, और हुजरे के नाम से एक जगह होती थी जिसमें लोग इबादत में ज़्यादातर जो है टाइम गुजारते थे। तो बीवी उस इबादत के कमरे में चली गई और काफ़ी टाइम तक वहीं पे रही और काफ़ी दिनों तक वहीं पे रही। और फिर पता लगा कि बीवी की बीमारी के लिहाज से बीवी का जो है वो पर्दा हो गया है। बस फिर क्या था कि लोगों में एक और ज़्यादा जोश आ गया और मौला रज़ा और बीवी के बहुत सारे चाहने वाले जो हैं उस घर के इर्द गिर्द जमा हो गए और बीवी की जो है पर्दे के लिए जो है वो इंतज़ाम करने लगे। और उनको अभी समझ नहीं आ रही थी कि यहाँ पे उनका कोई भी जो है महरम नहीं था, क्योंकि बीवी को दफनाने का सारा सिलसिला देखना था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि बीवी को उन्होंने कैसे दफनाया, मिलता हूँ आपको बहुत जल्दी इस दास्तान के साथ, जो मुझे काफ़ी सालों के बाद जमा करने में आप तक पहुँचाने में टाइम लगा है। बीबी मासूमा कुम के रोज़े के पास, यानी कि कुम यानी कि ईरान में, ईरान जिसका पुराना नाम तो है तूस था। हम बात कर रहे थे मौला रज़ा की और बीबी मासूमा कुम की, जिनका नाम फातिमा भी है। इन दोनों बहन भाइयों की जो है वो आपस में अटैचमेंट इतनी ज़्यादा थी कि एक दूसरे को बोलने के बगैर ही जो है ना वो एक दूसरे की हर बात समझते थे। और इनके मामले में बीबी मासूमा कुम और मौला रज़ा जो है वो इतने हाई लेवल पे चले गए थे कि जब वो तूस में आए और उन्होंने यहाँ पे क़याम किया तो वफ़न अपनी बहन को हर बारे में चीज़ों में बताते रहे। जब वो बहुत मुतमीन हो गई यहाँ पे तो उन्होंने अपनी बहन को और बहुत सारे ख़ानदान को जो है वो मदीना जो है वो ख़ताबत शुरू किया, क्योंकि बगदाद में जो है इमाम मूसा कासिम की जो है शहादत के बाद पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी और वो चाह रहे थे कि कुछ इस तरीके से हो जाए कि ख़ानदान आस्ते आस्ते जो है वो माइग्रेट होना शुरू कर दे। जब मौला रज़ा की तरफ से बहुत पॉजिटिव जो है मैसेज आया तो 12,000 जो है अफरादों का जो है काफ़िला जो है वो 4 हिस्सों में तकसीम हुआ। अच्छा, मैं आपको बताना भूल गया कि रशिया जिसे अब अज़रबैजान का भी जो है एक हिस्सा बना हुआ है, यानी कि अज़रबैजान के जब 22 जगहों पे वो तकसीम हुआ तो उसमें एक अज़रबैजान भी है। अज़रबैजान का एक शहर है जिसमें बाकू कहते हैं। बाकू में जो है वो मरवन शहर भी है। मरवन शहर जो है वो है जो लाल शहबाज कलंदर जो है मरवन में पैदा हुए, और यूसुफ मरवंदी जो हैं जो कराची में मनौड़ा में होते हैं वो भी मरवन में हुए। ये बात मैं आपको इसलिए ज़िक्र कर रहा हूँ कि बीबी मासूमा कुम की जो बड़ी बहन है, यानी कि बीबी हैबत के नाम से हैं, वो भी हम जोड़ रहे हैं कि कोशिश करें कि लड़ियाँ जुड़ जाएं। कहा जाता है कि 12,000 काफ़िलों में उस वाले रास्ते से जो है वो बीबी जो है हैबत जो है वहाँ पे पहुँची। बीबी हैबत की वीडियो जो है वो आपको हमारे चैनल पे जो है पूरी डिस्कवर करके मिलेगी और उनकी हर चीज़ मिलेगी। इबादत खाना उनका जो है वो रोज़ा जो समुंदर के बिल्कुल पास है, और आपके लिए हैरानगी की बात है कि वहाँ पे उनके रोज़े के पास से जो है मीठा चश्मा निकलता है, यानी कि समुंदर के पास तुर्बत होने के बावजूद चश्मा जो है वो मीठे पानी का है समुंदर के पास। तो आपका जब भी जाना हुआ अज़रबैजान या बाकू तो बीबी हैबत की जो है ज़ियारत पे बहुत सुकून महसूस होता है, क्योंकि मुझे जब भी किसी इमाम का पता लगता है तो एक दिल में और एक रूह में बेचैनी हो जाती है वहाँ पे पहुँचने के लिए। तो कहा जाता है कि इस काफ़िले का एक कड़ी वो भी है। और जब यहाँ पे बीबी मासूमा कुम के काफ़िले पे हमला हुआ तो चारों तरफ जो है वो खतूत चले गए और चारों तरफ जो काफ़िले थे वो रुक गए, और जो जहाँ था वो वहीं पे रुका। तो इस साल और पिछले साल बहुत सारे इमामज़ादे और इमामज़ादियाँ मुझे उन 12,000
लोगों से मिली, जिनमें से बहुत सारों ने शहादतें पाई और बहुत सारे जो है वो तकसीम हुए, पर्दा हुए, और लेकिन उन्होंने अपना काम जारी और सारी रखा। तो हम बात कर रहे थे कि बीबी मासूमा कुम और मौला रज़ा की अटैचमेंट। तो जब सावा में जो है वो बीबी पे हमला हुआ तो बीबी ज़हनी तौर पे बहुत ज़्यादा परेशान और जो है और बीमार हो गई, और उन्होंने देखा कि बहुत सारे उनकी आंखों के सामने उनके कज़न इमामज़ादे जो हैं शहीद हुए। और कहा जाता है कि गवर्नमेंट ने जो है वो कहा कि उसी इलाके के लोग जो सही नहीं थे और वो अहले बैत के दुश्मन थे, उन्होंने हमला किया। और कहा जाता है कि गवर्नमेंट ने जो है ये हमला करवाया क्योंकि खतूत जो थे वो जो है वो बादशाह तक पहुंच चुके थे, और ये सारी जगहों का जो है वो बादशाह ने एक प्लान बनाया था। क्योंकि उस ज़माने की सियासत जो थी वो ना समझ आने वाली थी, और आज तक मैं समझ नहीं सका कि उस ज़माने के लोग जो हैं वो सियासत जो करते थे, और हर तीसरा बंदा सियासत करता था, हर कबीला सियासत करता था, बस उनका काम ही यही था। हम बात कर रहे हैं बीबी पे कि बीबी जब बीमार हो गई और उन्होंने कहा कि मुझे कुम जाना है, तो बीबी कुम में आई और मौला रज़ा के प्यार में अपने भाई से मिलने की ख्वाहिश में वो इतनी शहीद पहुंच गई थी और परेशानियों में कि 12,000 इमामज़ादे, इमामज़ादियाँ, शहज़ादे जो हैं वो तूस में पहुंचने से पहले रुक गए, और बीबी जो है उन सब की सरबराह थी क्योंकि मौला रज़ा ने कहा था कि आप गाइडलाइन करें। तो यहाँ तक मैं आपको छोड़ता हूँ, फिर मिलता हूँ, क्योंकि इस दास्तान की बात करते करते बाज़ दफ़ा आपके पास अल्फाज नहीं होते, बाज़ दफ़ा आपके पास हिम्मत नहीं होती, और बाज़ दफ़ा नहीं समझा सकता। मिलता हूँ मैं आपके पास दोबारा, और यहीं से सिलसिला शुरू करते हैं, इसी कहानी से सिलसिला शुरू करते हैं। ज़ियारतें हमने रोज़े आपको करवाए ताकि आप उन रोज़ों को फ़ील करें और अपनी हाजतें जो है बयान करें। इस दफ़ा हम लोग आपको वो सारी बयान और वो दास्तानें जो हम आके महसूस करते हैं, सुन के महसूस करते हैं, वो चीज़ आपसे शेयर कर रहे हैं ताकि आपको हर चीज़ के बारे में पता लगे कि किस बीबी की, किस इमामज़ादे की, किस शहज़ादे की क्या दास्तान है, क्या हुआ उनके साथ, शहादत पाई, पर्दा हुए, खिदमत की, आज तो उसमें इतना इल्म क्यों है, मौला अली से लेकर मौला रज़ा तक जो है वो दोबारा जो है वो करबला का वाक़या क्यों हुआ, फिर उनके साथ उनको निशाना क्यों बनाया गया। मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद आपसे, फिर यहीं से कायम दायम करेंगे। कहीं भी मेरी कोई चीज़ आपको बुरी लगे या कुछ ऐसा लगे तो मेरी इस्लाह ज़रूर करना। दास्तानें जहाँ से हमें सीना बाय सीना चलती हैं, जो किताबों से भी मिलती हैं, हम आप तक पहुँचाते हैं, क्योंकि शायद हमारा यही काम है। क्योंकि हम उन इमामज़ादों से मिलते हैं जो हमें बुलाते हैं, चाहे वो पहाड़ों में हो, चाहे वो शहर में हो, चाहे वेरान में हो, चाहे उनका रोज़ा बना हो, चाहे नहीं बना हो, लेकिन हम अपने इमामज़ादों से मिलते हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। मिलता हूँ आपके साथ आसिफ मलंग अलवी, आपका दोस्त, फेसबुक का और हर जगह का, और यहीं से हम स्टार्ट होंगे। आप मेरे साथ लगे रहें और इस दास्तान को महसूस करें, समझें, और उस ज़माने को महसूस करें कि क्या हुआ था और क्या हो रहा है। हम बात करेंगे बीबी मासूमा कुम में, और कुम की हर वो चीज़ जो मैंने इतने सालों में जानी, जो मैंने अब तक जानी है। फिर वो मौका भी आ गया, वो टाइम भी आ गया कि बीबी मासूमा अलैहिस्सलाम जो हैं उन तक वो बात पहुंची, और उसके बाद वो अपने हुजरे में गई और फिर हुजरे से वापस नहीं आई। फिर एक ऐसा टाइम भी आया कि सारे लोगों को एक सवाल पैदा हो गया कि बीबी को जो है वो दफनाने के लिए महरम की ज़रूरत पड़ी, और सारी सरगोशी हो गई, सारे लोग आपस में बातें करने शुरू हो गए कि महरम का क्या होगा। बस क्या था कि वो वहाँ से बैतुल नूर से जो है वो बीबी को लेके चले और यहाँ पे आए, और बहुत सारा मजमा जमा था। तो पता लगा कि मौला रज़ा ने बहुत सारे अपने आशिक जमा किए हुए थे जो उनकी तालीम और उनके पीछे जो है अपनी ज़िंदगी जो है लुटाने के लिए जो है खड़े हो गए थे। ऐसे ही होता है जब आप अहले बैत के रास्ते पे चलते हो तो आपको अपनी होश नहीं होती, ना बोलने की, ना पहनने की, ना खाने की। जब भी आप हैरान होगे ये चीज़ महसूस करोगे कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा।
फिर वो टाइम आ गया बीवी की तदफीन का। रावी लिखता है, जहाँ तक मैंने उसको जाना है, और वो कहता है कि बीवी के जनाजे पे जूं के तूं औरतों और आदमियों का जो है बहुत बड़ा एक हजूम था और कुंभ में भर गया था, और लोगों का जो है वो रोना क्रिया करना बहुत ज़्यादा था। रावी ये कहता है कि एक मजमे से आदमी आया और उसने एक चादर ली हुई थी, और वो आया और उसने बगैर किसी को कुछ बोले बीवी को जो है वो कब्र पे उतारा, और बीवी को उतारने के बाद वो मजमे में उसी तरीके से गायब हो गया। ये कहानी जो है इसका इत्ताम हुआ कि दो बहन भाई नहीं मिल सके, और भाई किसी और शहर में और बहन किसी और शहर में। यहाँ पे मुझे ख्याल आता है, जब ज़िंदगियों में आप रिश्तों से और बहुत सारी चीज़ों से जब तंग आ जाते हैं, तो ये ख़ानदान जो है आपको अपने और ले लेता है। ये जो आपका बुलावा होता है ईरान का और इराक़ का, ये आपकी सरपरस्ती बताते हैं। इसी बात पे मैं आपको बताता हूँ कि मौला अली अलैहिस्सलाम के पास एक यतीम आया और उसने कहा, क्या ऐ मौला, लोग मुझे कहते हैं कि मैं यतीम हूँ। तो मौला ने कहा, आज के बाद तुझसे जो बोलेगा यतीम का तो तू उसको बोलना कि अली मेरा बाप है। हम इस सदी में भी इस चीज़ को महसूस करते हैं और जानते हैं कि अहले बैत ने जब भी अपना नाम दिया या अपना हाथ रखा या हमें वो चीज़ दी जो दुनिया ने हमसे लेके अलग कर दिया, हमें दुत्कार दिया, हमें नीचा दिखा दिया, हमें जलील कर दिया, तो ये अहले बैत आपको उठा के उस बुलंदी पे पहुंचा देते हैं कि जो आपके गिराने वाले होते हैं वो आपको सर उठा के देखते हैं। अहले बैत की शान इसी में है। यही अहले बैत है जो आज की सदी में भी आपके पीछे खड़ा है। आप उसको महसूस करो। मैं दुआ मांगता हूँ कि जिस दिन मुझे मेरी बीवी ज़ैनब अलैहिस्सलाम बुलाती हैं शाम, तो मुझे वहाँ पे जाके वो हर चीज़ महसूस होगी जब वो शाम गई और करबला के बाद गई। बस इसी तरीके से मैं ये सफ़र आपके साथ जारी रखूँगा, और शाम के लिए भी अगर मेरा बुलावा होगा, मुझे यकीन है कि शाम भी मेरे लिए ऐसे ही खुल जाएगा जैसे मेरे लिए ईरान खुल गया, जैसे मेरे लिए अज़रबैजान खुल गया, जैसे मेरे लिए करबला खुल गया। तो बस ये सफ़र मेरा चलता रहेगा और ये दास्तानें आप तक पहुंचती रहेंगी। इन दास्तानों के पीछे आपकी काम की चीज़ है। अगर आप महसूस करें, क्या इतनी हिम्मत और इतनी ताकत और इतना यकीन और खुदा परस्ती, इबादत क्या हमारी ज़िंदगी में है? अगर नहीं है तो मैं आपको ये बोलूँगा कि मेरी मिसाल आपके सामने है। मैं पूरे सालों का साल इंतज़ार करता हूँ यहाँ पे आने के लिए, इनको जानने के लिए। शायद मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, लेकिन मेरा ये सफ़र और इनकी दास्तानें जो हैं वो हमेशा जो है कायम दायम रहेगी। और मैं मट्टी हो गया तो दूसरा आएगा और उसी चीज़ को लेके चलेगा। ये है जर्नी ऑफ फेथ, यकीन का सफ़र। हम कभी भी अपना सफ़र नहीं रोकते, हमारा यकीन बहुत पक्का है। हाँ, हर चीज़ होती है, क्योंकि जहाँ आप सही रास्ते पे जाते हो तो हमेशा रुकावटें भी होती हैं, लेकिन यकीन, ईमान, मजबूती और अहले बैत हमेशा आपका साथ देते हैं। आ जाते हैं लोगों, हमारी मदद करते हैं, चाहे हम यहाँ पे ज़ुबान बोलें ना बोलें। आप पहला कदम उठाएं, आपको हर चीज़ ऐसी नवाजी जाएगी कि उनके होने का एहसास आपको होगा। मैं बीबी मासूमा कुंभ की आखिरी स्टोरी आपको बता के ये बताता हूँ कि आखिर में भी लोगों ने एक बहन को एक भाई को मिलने नहीं दिया। जब मैं उन भाई के पास जाऊँगा तो उनकी सारी दास्तान आपको सुनाऊँगा। क्या पता कि आपकी ज़िंदगी में इन दोनों बहन भाइयों की दास्तान जो है वो काम आ जाए, या आप लोगों की तरफ देखने के बजाय इनकी तरफ देखें और इनको महसूस करें। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि वो उस जगह पे आपको पहुँचा देंगे जिस जगह पे किसी इंसान ने सोचा ना होगा। मैं आपका दोस्त आसिम मरान, बीबी मासूमा कुंभ, तूस यानी कि ईरान में एक दास्तान के साथ। ये थी हमारी बीबी मासूमा कुंभ, जो आज औरतों के लिए मिसाल हैं। और औरतें आती हैं
और इनको बोलती हैं, और सब आते हैं इनको बोलते हैं। यही ख़ानदान सुनने वाला है, यही ख़ानदान देने वाला है, सिर्फ महसूस करने की बात है।